तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2016 में आई मूवी डियर जिंदगी को। इसकी IMDb रेटिंग है 7.4 आउट ऑफ 10 जो कि मूवी के हिसाब से काफी सही है। तो मूवी की शुरुआत में हम कायरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पेशे से सिनेमाटोग्राफर होती है, यानी कि कैमरा वुमेन। वो बड़ी बड़ी पिक्चरों में वीडियोग्राफी करने का काम करती थी, पर उसका सपना था कि वो किसी के अंडर नहीं बल्कि अपनी खुद की एक मूवी बनाए। पर पैसे और सपोर्ट न होने के कारण उसका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था और जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे ही चलने दे रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद कायरा रघु नाम के एक लड़के से मिलती है जो कि उसका दोस्त होता है। रघु के काफी सारे कनेक्शंस थे तो उसकी मदद से कायरा को बहुत काम मिलता था और उनके बीच कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कायरा अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है जो कि कायरा को काफी पसंद करता था और उससे प्यार करता था। पर बातों ही बातों में कायरा उससे कहती है कि वो रघु के साथ रात बिता चुकी है और ये बात सुनने के बाद एकदम सन्नाटा छा जाता है और फिर कायरा सॉरी कहकर वहां से चली जाती है। कायरा को ऐसा करके काफी दुख होता है, पर ये उसके नेचर में ही था कि वो ऐसे ही चीजें करती थी और फिर बाद में पछताती भी थी। पर खुद को समझाते हुए अपने आप को ओके भी कर लेती और काम में बिजी हो जाती थी। कायरा को किसी सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आना था और जब भी ऐसा फील होता कि सामने वाला उसके लिए सीरियस हो रहा है तो वो अपने आप को उससे दूर कर लेती और ये भी नहीं सोचती कि सामने वाले को कैसा लगेगा। कायरा अपने माँ बाप से भी ठीक से बात नहीं करती थी और उनके प्रति उसका नेचर काफी बदतमीजी भरा था, क्योंकि वो हमेशा उसे घर घूम जाने को कहते थे पर वो हमेशा रूड होकर मना कर देती थी। अब अगले दिन रघु कायरा को बताता है कि उसे एक मूवी का काम मिला है जो कि न्यूयॉर्क में शूट होगी और उसकी शूटिंग तुम्हें करनी है। ये बात सुनकर कायरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये उसके करियर के लिए बढ़िया अवसर था, तो वो काम करने के लिए मान जाती है। पर अभी डेट फिक्स नहीं हुई थी कि कब जाना है। अब हम देखते हैं कि नया काम मिलने की खुशी में कायरा अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी करने के लिए जाती है। तभी रघु उसके पास आकर कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए काम से न्यूयॉर्क जा रहा है और उस फिल्म में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वो इन्हीं सब बातों में कायरा के प्रति अपने प्यार का इजहार भी कर देता है, ये कहकर कि अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए। पर कायरा उसकी किसी भी बात को सीरियस नहीं लेती और सारी बातों को इग्नोर करते हुए डांस करने चली जाती है। कायरा की दोस्त जैकी उसे समझाने की कोशिश करती है कि रघु बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, पर कायरा उसकी भी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। पर धीरे धीरे कायरा को रघु अंदर ही अंदर पसंद आने लगा था, पर वो अपनी फीलिंग्स को अंदर ही दबाए रहती है क्योंकि आज से पहले उसने किसी के लिए भी इतना फील नहीं किया था। तो अपनी फीलिंग्स को शेयर करना उसके लिए अपने ही द्वारा बनाए गए दायरे को तोड़ने जैसा था। अब अगले दिन घर का मकान मालिक घर छोड़ने के लिए कह देता है, जिस बात से वो एकदम परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी। तो वो ये बात अपने मित्र फातिमा से शेयर करती है। तभी यहाँ एक बात खुलती है कि रघु की पिछले हफ्ते ही सगाई हो चुकी है और ये बात कायरा को पता ही नहीं, क्योंकि उस पार्टी के बाद से उन दोनों की बात ही नहीं हुई। और जो कायरा का दिल रघु से जुड़ने लगा था वो ये बात सुनकर एकदम से टूट जाता है। कायरा रघु के लिए प्यार वाली फीलिंग्स फील करने लगी थी, पर उसकी सीधा सगाई की बात सुनने मिलेगी ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था। और धीरे धीरे उन्हीं बातों को सोचते हुए वो अंदर ही अंदर घुटना शुरू हो जाती है। एक तो उसे घर छोड़ना था, ऊपर से अब उसे रघु के बारे में ये बात पता चली थी और आगे चलकर उसके साथ ही काम भी करना था। तो वो इस असमंजस में फंसी होती है कि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसे अलग रखेगी। कायरा के माता पिता गोवा में रहते थे, तो वो 1 महीने के लिए वहीं जा रही थी, पर उसे उनके साथ नहीं रहना था, इसलिए वो अपनी दोस्त जैकी के पास रुकने का सोच लेती है। अब कायरा अपने घर पहुंच जाती है तो उसके रिश्तेदार और माँ बाप वही सारे सवाल उस पर तीर की तरह छोड़ देते हैं जो हर लड़की के माँ बाप करते हैं कि तुम शादी कब करोगी। कायरा की जिंदगी एकदम उबड़ खाबड़ चल रही थी, पर वो ना तो किसी को बता सकती थी और ना ही समझा सकती थी, और ऊपर से ऐसे सवाल उसे और चिढ़ा देते हैं क्योंकि उसे खुद का ही नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करे। तो वो उन सभी की बातों को इग्नोर करके चली जाती है। उसके मन में रघु को लेकर गुस्सा भरा पड़ा था कि उसने कुछ भी क्यों नहीं बताया, पर वो चाहकर भी अपना गुस्सा नहीं निकाल पा रही थी और रात रात भर जाग कर अपने में ही रोती रहती थी। कायरा के पिताजी के एक दोस्त थे जिनका नया होटल खुला था, तो उसका प्रोमो वीडियो बनाने के लिए वो कायरा से कांटेक्ट करते हैं। अब कायरा को तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर पिताजी के कहने पर वो वीडियो बनाने के लिए मान जाती है। होटल में एक सेमिनार चल रहा था जहाँ पर कई सारे डॉक्टर मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के तहत एक प्रोग्राम कर रहे थे। तो वहाँ पर कायरा को एक डॉक्टर की आवाज सुनाई पड़ती है जिनका नाम जहांगीर खान होता है। वो बता रहे होते हैं कि लोग अभी भी ये सोचते हैं कि दिमाग की बीमारी होना बड़ी शर्म की बात होती है, जबकि बॉडी में प्रॉब्लम हो तो वो सभी के लिए नॉर्मल है क्योंकि हम उन्हें किसी को भी दिखा सकते हैं। ऐसे ही कई सारी बातों को सुनते हुए कायरा उनसे इम्प्रेस हो जाती है और उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेकर उनके घर पहुंच जाती है। अब साइकाइट्रिस्ट जहांगीर खान अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और बताते हैं कि लोग उन्हें जग भी बुलाते
जाते हैं और फिर उन दोनों में बातचीत शुरू होती है। तो कायरा बताती है कि उसे रात रात भर नींद नहीं आती और उसने सारी गोलियां ट्राई कर ली पर कुछ असर नहीं हुआ। जग बातों बातों में उससे मेन प्रॉब्लम पूछता है तो कायरा अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी दोस्त की प्रॉब्लम बताते हुए कहती है कि उसकी दोस्त को एक लड़का पसंद है और उसे लगता था कि लड़का भी उसे पसंद करता है, पर उसकी सगाई हो गई। शायद मेरी दोस्त का मेन प्रॉब्लम ये है कि उसका जो काम है वो उस लड़के से जुड़ा हुआ है और उस लड़के की मंगेतर भी उस काम से जुड़ी हुई है, तो वो ये नहीं समझ पा रही कि वो ये सब कैसे हैंडल करेगी। कभी कभी लगता है कि मैं उसे बोल दूं कि चुपचाप अपनी जॉब करो क्योंकि ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कभी कभी लगता है कि उसको बोलूं कि अपने काम को ना बोलो और वहां से निकल जाओ। जग एक मनोचिकित्सक था तो वो बड़ी आसानी से समझ जाता है कि कायरा अपने दोस्त की नहीं बल्कि अपनी ही प्रॉब्लम्स बता रही है, तो वो उसे कहानी सुनाने को कहता है जो कि उसके दादा जान सुनाया करते थे। जग बताता है कि मेरे दादाजी माउंटेन क्लाइंबर थे, तो वो हमेशा चढ़ाई करने से पहले पूरी तैयारी करके जाते थे, पर प्यारे लाल जी ऐसे नहीं थे। प्यारे लाल जी का सबसे बड़ा सपना था कि मुश्किल से मुश्किल पहाड़ को चढ़ना, तो वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सोच लेते हैं। उन्हें एक चाइनीज ग्रुप के साथ माउंट एवरेस्ट चढ़ने का मौका मिल जाता है, तो बिना कोई तैयारी के वो उस ग्रुप के साथ निकल पड़ते हैं। प्यारे लाल जी पूरे जोश में थे, तो वो ग्रुप को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल जाते हैं और वहीं चाइनीज ग्रुप उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर प्यारे लाल जी को ना तो चाइनीज आती थी और ना ही चाइनीज लोगों को इंग्लिश या हिंदी, तो प्यारे लाल जी को उनकी भाषा समझ नहीं आती और उन्हें यही लगता है कि वो शायद हाथ हिलाकर उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं, इसलिए वो जोश के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। तभी प्यारे लाल जी के सामने एक स्नो लेपर्ड आ जाता है जो कि बहुत भूखा था, तो प्यारे लाल जी डर के मारे हाथ हिलाने लग जाते हैं। तो चाइनीज लोगों को लगता है कि वो आगे पहुंच जाने की खुशी में नाच रहे हैं, तो वो उनकी जान बचाने के बजाय वो भी खुशी खुशी नाचने लग जाते हैं और फिर वो स्नो लेपर्ड प्यारे लाल जी को खा जाता है। कायरा को समझ ही नहीं आता कि आखिर जग ने ये कहानी सुनाई क्यों, तो जग कहता है कि तुम अपनी दोस्त को ये कहानी जरूर सुनाना और बताना कि कभी कभी हम मुश्किल रास्ता इसलिए चुनते हैं क्योंकि हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट चीजें पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता ही अपनाना चाहिए। हम अपने आप को सजा देना बहुत जरूरी समझते हैं, लेकिन क्यों आसान रास्ता क्यों नहीं चुन सकते? आखिर उसमें क्या बुराई है? खास करके जब हम उस मुश्किल का सामना करने को तैयार ही नहीं है तो बेकार के पहाड़ क्यों चढ़ें? ये बात सुनने के बाद कायरा समझ जाती है कि जग को समझ आ गया है कि ये कहानी उसकी ही है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करके अब पूरी तरह से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर डालती है और इस कहानी से उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। अब कायरा खुशी खुशी घर जाती है तो देखती है कि वहाँ रघु आया है, तो उसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उसके प्रोजेक्ट में काम करने से साफ साफ मना कर देती है। रघु उसे बस समझाने आया था और उसकी कोई गलती भी नहीं थी, क्योंकि जब वो सीरियस होना चाहता था तो कायरा ही अनदेखा करके चली गई थी। पर अब कायरा जग की बातों से इतना इंस्पायर हो गई थी कि रघु की फिल्म में ना काम करना ही आसान रास्ता समझती है और उसे बिना कुछ बोलने का मौका दिए वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि कायरा को एक सपना आता है कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर है जहाँ सभी मजदूर उसे घूर रहे हैं और वो फिर बिल्डिंग से फिसलकर कीचड़ में जा गिरती है और वहीं पर उसे अपना कैमरा लटका हुआ दिखाई पड़ता है और नई नवेली दुल्हन के रूप में कुछ महिलाएं उसे घेर कर उस पर हंसे जा रही होती हैं और सपना यहीं टूट जाता है। अब कायरा यही सपना जग को बताती है और बताते बताते एक चेयर पे बैठ जाती है जो कि उसके बैठते ही चू चू की आवाज करने लग जाती है। जग उससे कहता है कि ये तभी आवाज करती है जब इसमें बैठने वाला इंसान किसी को बहुत चाहता हो पर उस फीलिंग का कुछ कर नहीं सकता। अब कायरा अपने रिलेशनशिप्स के बारे में बताने लगती है जिनके साथ वो रही है, तो उसे लगता है कि शायद जग उसे जज कर रहा है, तो वो अपने में ही ये कहने लग जाती है कि शायद आप मुझे चीप या डर्टी समझ रहे होंगे क्योंकि मेरे एक से ज्यादा बॉयफ्रेंड थे। अब जग उसे एक एग्जांपल देते हुए समझाता है कि जब भी हम कुर्सी लेने जाते हैं तो एक कुर्सी लेने से पहले हम ना जाने कितनी कुर्सियां टेस्ट करते हैं। कुछ कुर्सियां दिखने में अच्छी होती हैं पर पिछवाड़े को बहुत दर्द देती हैं, तो हम एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी और फिर दूसरी से तीसरी कुर्सी देखते रहते हैं और ना जाने कितनी कुर्सियां हम ट्राई करते हैं वो एक कुर्सी खरीदने से पहले जो हमें आरामदायक लगे। और ये कहते कहते जग उसी कुर्सी पर बैठ जाता है जो आवाज करती है पर उसके बैठने पर आवाज नहीं करती। जग कहता है कि जैसे हम एक कुर्सी देखने से पहले इतनी कुर्सियां देखते हैं तो एक जीवन साथी चुनने से पहले हमें ऑप्शंस नहीं देखने चाहिए क्या? जब हम अपने आप को पूरी तरह से समझ लेते हैं तो दूसरे क्या कहते हैं हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अपनी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में नहीं लेंगे तो कोई दूसरा ड्राइवर सीट पर बैठ जाएगा। अब जग कायरा को एक होमवर्क देते हुए कहता है कि तुम्हें अपने माता पिता से 10-10 मिनट बात करनी होगी और फिर अगली बार जब मिलेंगे तो बताना कि क्या बात करी। जग ने जो होमवर्क दिया था उसके चलते कायरा अपने माता पिता से बात करने की कोशिश करती है पर वो अपने पिताजी से 4 मिनट और माताजी से 1 मिनट से भी ज्यादा बात नहीं कर पाती। अगली बार जब कायरा जग से मिलती है तो वो यही बताती है कि उसके अपने माता पिता से कितनी बात हुई। फिर जग के पूछने पर वो बताती है कि मेरा भाई लंदन से वापस आ रहा है तो उसके आने की खुशी में पार्टी रखी गई है, लेकिन जब मैं आई थी तो कुछ भी नहीं किया। अब ऐसा नहीं है कि मैं अपने
भाई को पसंद नहीं करती, बल्कि वही है जिसको देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जग उससे पूछता है कि तुम्हारे बचपन की सबसे बेहतरीन याद क्या है, तो कायरा कुछ भी नहीं बता पाती, बल्कि जग से ही वो सवाल कर देती है। इस बार सेशन लेने के लिए जग ने उसे अपने घर नहीं बल्कि समुद्र किनारे बुलाया था। तो वो बताता है कि बचपन में उसके पिताजी उसे समुद्र से कबड्डी खिलाने लाया करते थे। कायरा को समझ नहीं आता कि आखिर समुद्र से कबड्डी कैसे खेली जा सकती है। तो जग कबड्डी कबड्डी कहते हुए समुद्र की लहरों को छूता और उनके किनारे तक पहुंचने से पहले खुद वापस आ जाता, और इसी तरह वो समुद्र के साथ कबड्डी खेलता था। और यही उसकी बचपन की बेहतरीन याद थी जो कि उसके पिताजी से जुड़ी हुई थी। जग कहता है कि बहुत जरूरी होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छी यादें छोड़ें, और मैं खुद एक पेरेंट हूँ, लेकिन अभी मेरा बच्चा अपनी माँ के साथ ही रहता है और हमारा डिवोर्स हो चुका है। इसलिए कोशिश करता हूँ कि जब भी वो मुझसे मिले तो हम एक नई यादें बनाएं, ताकि जब वो बड़ा हो तो उसके पास मुझसे जुड़ी यादें हों किसी को बताने के लिए। अब हम देखते हैं कि कायरा धीरे धीरे जग के सामने और खुलने लगी थी और काफी बातें शेयर करना शुरू कर दिया था, क्योंकि जिस तरह से वो फ्रेंडली होकर उसके साथ उसकी समस्याओं को सुन और समझ रहा था, उसे देखते हुए कायरा अब जग के साथ और भी ज्यादा समय बिताने का सोचने लग जाती है। अब एक दिन कायरा अपने मित्र जैकी के साथ एक रेस्टोरेंट जाती है, तो वहाँ पर रूमी नाम का एक लड़का गाना गा रहा होता है, जो कि इतना अच्छा गा रहा था कि कायरा उससे आकर्षित हो जाती है और वो लड़का उसे पसंद आ जाता है। कायरा उससे बात करने जाती है तो लड़का भी उसे देखकर उसकी तरफ मनमोहित हो जाता है, और फिर उनमें दोस्ती होने के साथ साथ काफी करीबियां भी आ जाती हैं। अब जब कायरा जग से मिलती है तो वो इशारों ही इशारों में वो रूमी से हुई मुलाकात के बारे में बता देती है, पर ये भी कहती है कि वो बस गाने ही गाता रहता है, तो मुझे हर समय गाना ही सुनना होगा और बातें तो हो ही नहीं पाएंगी। जग कहता है कि तुम उससे बोल भी सकती हो कि तुम्हें गाने सुनने के अलावा बातें भी पसंद हैं, और बोलने में हर्ज क्या है, क्योंकि जब सफर करना ही है तो सामने वाले को पता भी तो होना चाहिए, चुपचाप सफर करके किसका ही फायदा। अब कायरा जब रूमी से मिलने के लिए जाती है तो रूमी उसके लिए बस गाने ही गाए जा रहा होता है, जबकि कायरा चाहती थी कि वो बातें भी करे। तो जग की बातों को ध्यान में रखते हुए वो कह देती है कि उसे गाना नहीं सुनना। अब किसी अच्छे सिंगर को ये कहो कि उसका गाना नहीं सुनना तो उसे बुरा ही लगेगा, पर रूमी बुरा नहीं मानता, बल्कि उसकी बातों को सुनते हुए शांत हो जाता है। अब अगले दिन कायरा जग से पूछती है कि रोमांटिक रिलेशनशिप इतनी इरिटेटिंग क्यों होती है, जबकि दोस्ती में तो सब नॉर्मल रहता है और बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करने पड़ते उस रिश्ते को निभाने के लिए। जग कहता है कि हमारी पूरी जिंदगी में 150 लोग होंगे, जिनमें से 50 लोग ऐसे होंगे जो घर बुलाने लायक होते हैं, और फिर 15 ऐसे होंगे जिन्हें हम गम में खुशी में याद करते हैं, और फिर आखिर में 5 लोग ऐसे होंगे जो हमारी पूरी दुनिया होते हैं। तो तुम्हारे वो 5 लोग कौन हैं? कायरा अपने दोस्तों और भाई का नाम लेती है, पर 5वां नाम लेने में कंफ्यूज हो जाती है। तो जग उससे कहता है कि जब तुम उन चारों के साथ होती हो तो कंफर्टेबल फील करती हो और सेफ महसूस होता है, पर जिस लड़के को तुम चाहती हो उसके साथ रहने में तुम्हें किस बात का डर लगता है? कायरा उस वक्त कोई भी जवाब नहीं दे पाती और जग भी जवाब देने के लिए फोर्स नहीं करता, क्योंकि अब धीरे धीरे कायरा के अंदर छुपी और भी कई फीलिंग्स बाहर आना बाकी थी, जिससे पता चलना था कि आखिर कायरा का ऐसा नेचर है क्यों। अब कायरा रूमी से मिलने जाती है तो देखती है कि वो गिटार बजाते हुए गाना गा रहा है और सब एंजॉय कर रहे हैं, पर उसके आते ही रूमी गाना बंद कर देता है, क्योंकि कायरा ने कह दिया था कि उसे हर समय गाना सुनना पसंद नहीं। लेकिन वहाँ बैठे लोग गाना गाने के लिए फोर्स करने लग जाते हैं, तो रूमी फिर से गाना शुरू कर देता है। यहाँ कायरा को फील होता है कि रूमी की जिंदगी गीत संगीत ही है और उसको चाहने वाले बहुत हैं, तो उसकी वजह से वो गाना बंद कर दे, ऐसा करके वो गलत ही कर रही है और वो उसकी जिंदगी में फिट भी नहीं होगा, इसीलिए अब वो उसे भी छोड़ देती है। कायरा से बातें करते हुए जग को ये एहसास होने लगा था कि कायरा के अंदर किसी बात का डर छुपा हुआ है, जिस वजह से वो जिससे प्यार करती है उससे दूर भागती है, क्योंकि शायद वो नहीं चाहती कि वो चीजें दोबारा हो जो उसके साथ कभी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि कायरा का भाई घर आ जाता है तो सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और इसी बीच काफी बातें होती हैं जिसमें कि करियर और शादी की भी बातें थी, जो कि इनडायरेक्टली कायरा को ही बोली जा रही थी कि वो अच्छी नौकरी करके शादी कर ले। इन सभी बातों को लेकर कायरा एकदम फूट पड़ती है और सभी पर चिल्लाने लग जाती है। और यहाँ एक बात निकलकर सामने आती है कि कायरा जब छोटी थी तो उसके मम्मी पापा उसे नाना नानी के घर छोड़कर चले गए थे, और फिर जब वो 2nd क्लास में फेल हुई तो वो उसे वापस ले गए, और इन्हीं सब बातों को लेकर वो चिल्लाते हुए घर से निकल जाती है। अगले दिन जब कायरा जग से मिलती है तो जग कहता है कि बचपन में जब रोना आता है तो बड़े कहते हैं कि आंसू पोंछो और हंसो, जब गुस्सा आता है तो कहते हैं कि स्माइल करो। पता है क्यों? ताकि घर की शांति बनी रहे। नफरत करना चाहते हैं तो इजाजत नहीं थी, और जब हम प्यार करना चाहते हैं तो पता चलता है कि ये सारा इमोशनल सिस्टम ही गड़बड़ा गया है। रोना, गुस्सा, नफरत कुछ भी खुलकर एक्सप्रेस करने नहीं दिया, तो अब प्यार कैसे एक्सप्रेस करें? अब कायरा अपने पास्ट के बारे में बताना शुरू करती है कि जब वो छोटी थी तो उसके पिताजी का बिजनेस डूब गया था, इसलिए
वो बाहर काम ढूंढने के लिए चले गए और उनके साथ माँ भी चली गई और मुझे नाना नानी के पास छोड़ दिया। मैं हर हफ्ते अपने मम्मी पापा को लेटर लिखती थी और लेटर के आखिर में मेरा यही सवाल रहता था कि आप लोग वापस कब आओगे, पर मेरे भेजे लेटर्स का कभी जवाब नहीं आता। जब मम्मी पापा का कॉल आता था तो वो लेटर ना भेजने का हमेशा कोई ना कोई बहाना बना देते थे, लेकिन मैंने कभी भी लेटर लिखना नहीं छोड़ा। फिर 1 साल बाद मेरी माँ वापस आई, वो भी मेरे छोटे भाई के साथ जो कि बस पैदा ही हुआ था। मुझे उससे बहुत जलन हुई क्योंकि वो माँ के साथ हर वक्त रह सकता था, लेकिन मैं नहीं। माँ ने मुझसे कहा कि बस कुछ दिन और दूर रहना होगा, तो मैंने भी सोचा कि ठीक है कोई बात नहीं, और मैं खुश थी। उनसे जब मैंने अपने आखिरी लेटर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो इतना अच्छा था कि उसे फ्रिज पर चिपका दिया ताकि वो उसे रोज देख सकें। ये सुनकर मैं बहुत खुश हुई और सोचा कि जब माँ मेरे सामने है तो मैं उनको अभी लेटर लिख के देती हूँ ताकि वो खुशी मैं सामने देख सकूं। मैंने लेटर लिखा और माँ को देने गई, पर देखा कि नाना जी माँ को डांट रहे हैं। नाना जी कह रहे थे कि तुम उसके लेटर्स में लिखे सवाल का जवाब क्यों नहीं देती, उसके लेटर्स का जवाब क्यों नहीं देती। तो माँ कहती हैं कि मैं उसे झूठी उम्मीदें नहीं दे सकती। सच तो ये है कि हम उसे अपने पास नहीं रख सकते। जब तक बिजनेस सेटल नहीं हो जाए बहुत मुश्किल होता है 2-2 बच्चों को संभालना। ये बात सुनकर ऐसा लगा जैसे सब धुंधला सा हो गया हो, और तब मैं अपने रूम गई और वो लेटर फाड़ दिया। और उस वक्त मैं 6 साल की थी जब मैंने फैसला लिया कि आज के बाद मैं ना तो कुछ पूछूंगी और ना ही कुछ बोलूंगी। फिर 1 साल बाद मम्मी पापा वापस आ गए क्योंकि वहाँ उनका बिजनेस सेटल नहीं हो पाया, तो पापा अपने दोस्त के साथ ही काम करने लगे। मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी, मुझे नाना नानी के साथ रहना था। इसलिए मैंने बहुत रोना धोना किया और सबको बहुत सताया, और इस चक्कर में 2nd क्लास में फेल हो गई। कायरा रोते हुए कहती है कि मैंने इतने सारे लेटर्स लिखे उसका कुछ नहीं, इतने साल दूर रही उसका कुछ नहीं, लेकिन 2nd क्लास में फेल हो गई, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे अपने पास रख लिया और नाना नानी से दूर कर दिया। जग उससे कहता है कि तुम आराम से रो, अगर खुल के रो नहीं सकोगी तो खुल के हंसोगी कैसे। सेफ फील करने के लिए पहले सारे डर मिटाना जरूरी है, छोड़ दिए जाने का, अकेले रह जाने का डर। तुम सारी जिंदगी इस डर को साथ लिए जी रही हो और इस डर का बोझ तुम्हारे सारे रिश्तों पर पड़ रहा है, खासकर तुम्हारे प्यार के रिश्ते पर। इस डर से कि वो तुम्हें छोड़ देगा उससे पहले तुम ही उसे छोड़ देती हो, क्योंकि तुम फिर से कभी उस डर से गुजरना नहीं चाहती। क्यों ना हम इस डर को हमेशा के लिए बाय कह दें और जिंदगी से हाय करके वापस जिंदगी से मुलाकात कर लें। मैं नहीं कह रहा कि तुम अपने माँ बाप को माफ कर दो या उनसे नाराज मत हो, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपने पेरेंट्स को एक बार माँ बाप के ऊंचे दर्जे से नीचे लाकर आम लोगों की तरह देखने की कोशिश जरूर करो। वो आम लोग जो सभी गलतियां करते हैं जैसे हम या तुम। ये सब बचपन में समझना मुश्किल होता है, पर अब बड़े होकर कोशिश तो कर सकते हैं। ऐसा कभी ना करो कि तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट को ब्लैकमेल करे, जिससे कि तुम्हारा आने वाला खूबसूरत भविष्य बर्बाद हो जाए। जग की सभी बातों को सुनते और समझते हुए अब कायरा अपने मन में बसे किसी के छोड़ जाने के डर को साइड करके सभी से एकदम घुल मिलकर रहने लग जाती है और पूरी तरह से खुलकर हर पल को जीने लगती है। कायरा जब अपने माँ के पास जाती है तो माँ को भी एहसास था कि उन्होंने क्या गलत किया था, तो इसीलिए वो उससे माफी मांगती हैं और अब उनके बीच सारी दूरियां खत्म हो जाती हैं। इसी बीच कायरा अब जग के लिए कुछ कुछ फील करने लगी थी, क्योंकि उसकी बातें और उसका समझाने का तरीका सभी कुछ उसे पसंद आने लगा था, तो उसके अंदर जग को लेकर प्यार वाली फीलिंग्स पनपने लगी थी। कायरा का जो जग के साथ सेशन था उसका आखिरी दिन आ जाता है, तो वो सोचती है कि शायद अब कभी नहीं मिल पाएंगे, इसीलिए वो अपने दिल की बात बोलते हुए कह डालती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। जग मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स की कदर करता हूँ, पर मेरा काम बस यहीं तक था। भले ही मैं कितना फ्रेंडली तरीके से अपना काम करता हूँ, पर आखिर हूँ तो तुम्हारा थेरेपिस्ट ही, तो तुम्हारे साथ किसी भी तरह की दोस्ती करना मेरे प्रोफेशनल दायरे के बाहर होगा। कायरा अब सोचने लगती है कि शायद उसने अपनी फीलिंग्स बता के गलती कर दी, तो जग समझाता है कि तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर नहीं बताती तो फिर से अपने अंदर लेके बैठी रहती, पर तुमने एकदम मैच्योर बनकर बिना उल्टी सीधी हरकत किए सीधा अपनी फीलिंग्स बताई, तो ये बहुत अच्छी प्रोग्रेस है और तुम्हारे लिए अच्छा है। अब कायरा वहाँ पर मौजूद सभी चीजों को देखती है और आखिरी बार जग को अचानक से जोर से गले लगाकर उसे अलविदा कहकर वहाँ से चली जाती है। कायरा के जाने के बाद जग उसी कुर्सी पर जा बैठता है जब तब आवाज करती थी जब उस पर बैठने वाला किसी को पसंद करता हो पर कुछ कर ना सके, तो उस वक्त जग के बैठने पर वो कुर्सी आवाज करती है, जिसका मतलब कि जग भी कायरा के लिए फील करने लगा था, पर उसके प्रोफेशन के चलते वो अपनी फीलिंग्स को बढ़ावा नहीं दे सकता था। अब हम देखते हैं कि कायरा अपने काम पे फोकस करते हुए एक शॉर्ट फिल्म बना डालती है और उसका प्रीमियर होता है जहाँ पर सभी लोग आए होते हैं। वो शॉर्ट फिल्म सभी लोगों को पसंद आती है और सब कुछ लगभग ठीक हो चुका होता है और कायरा अपनी फैमिली के साथ खुश होती है। उसी पार्टी में एक लड़का आया हुआ था जो कि कायरा के पास आता है और उसकी शॉर्ट फिल्म की कहानी और उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सारी बातें करने लग जाता है।
अब उन दोनों के बीच ऐसे ही बातें होना शुरू हो जाती हैं और कायरा अपने सारे डर को साइड करते हुए शायद प्यार के नए रिश्ते की ओर बढ़ने लग जाती है और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है उससे हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं और पहली मेन बात तो यही समझने मिलती है कि हमें अपने पास्ट में बीते हुए चीजों के डर से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि उस डर से हम आने वाली चीजों को खराब कर देते हैं। कायरा के बचपन में जो चीजें हुई थी वो उसके मन में इतना ज्यादा बैठ गई थी कि उसे लगने लगा था कि अगर कोई करीब आता है तो हर कोई आगे चलकर उसे छोड़ देगा, इसीलिए वो खुद पहले उस इंसान को छोड़ देती थी ताकि सामने वाला उसे दुख ना पहुंचा पाए। और इसी के चक्कर में वो एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में जाती रहती थी और उसे समझ ही नहीं आता कि कौन सही है और कौन आगे तक साथ देगा। फिर जब उसे रघु के लिए फीलिंग्स आने लगी तो उसके साथ दोबारा से वैसा ही कुछ किस्सा हुआ, तो फिर से उसके दिमाग में वो सभी बातें घूमने लगी और रात की नींद और सुकून सब छिन गया। कायरा का बर्ताव बुरा बस इसलिए था क्योंकि बचपन में उसे समझाने वाला कोई नहीं था और ना ही उसे कोई समझ रहा था कि वो क्या फील कर रही है। तो जो उस छोटे से दिमाग ने सोचा वही बड़े होते हुए उसकी सोच बन गई और किसी का छोड़ के चले जाना उसका डर बन गया। ऐसी ही चीजें अक्सर लोग नॉर्मल लेते हैं और यही समझते हैं कि हमारा ऐसा ही नेचर है और समझते ही नहीं कि ये चीजें दिमागी तौर पर आपको बीमार कर देती हैं और आपको अंदर ही अंदर कमजोर बनाती चली जाती हैं। अब शरीर में चोट लगे तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पर दिमाग में भसड़ मची पड़ी हो तो या तो लोग नशे का सहारा लेते हैं या खुद ही अकेले उसको हैंडल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन तब वो किसी थेरेपिस्ट का सहारा नहीं लेते, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे या लोग पागल समझेंगे। जब हम परेशान होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो जो हमारे आसपास हैं उनसे कुछ भी बातें शेयर करने का मन नहीं होता, क्योंकि ना तो वो समझ पाते हैं और ना आप समझा पाते हैं। उस वक्त किसी ऐसे इंसान के पास जाना सही होता है जो आपकी बातों को समझे और उसे पता हो कि आपकी बातों को कैसे सुनना और उसका क्या जवाब देना है। थेरेपिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना इसलिए सही होता है क्योंकि वो आपके लिए अनजान है और आप अगर उनको अपनी कोई बात शेयर करते हैं तो आपके मन में ये डर नहीं रहता कि वो हमें जज करेंगे, बल्कि आपको अपने तरीके से समझाते हैं कि क्या करना सही रहेगा। फिल्म में ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि जैसे बाकी दिक्कतों के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आप दिमाग में चल रही दिक्कतों के लिए भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। बस यहाँ ये दिक्कत देखने मिलती है कि कायरा एक अच्छे परिवार से थी जहाँ पैसों की कमी नहीं और खुद भी अच्छा खासा कमा रही थी, तो उसके लिए एक थेरेपिस्ट अफोर्ड करना आसान था। आम जिंदगी में ऐसा होता नहीं है क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक साइकियाट्रिस्ट अफोर्ड कर सके, तो ये वजह भी हो सकती है कि लोग उनके पास जाने से कतराते हैं। इस फिल्म से हमें पहली सीख ये मिलती है कि जरूरी नहीं कि कामयाब होने के लिए या किसी चीज को पाने के लिए हमें मुश्किल रास्ता ही चुनना है, बल्कि कभी कभार आसान रास्ता भी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। आपकी जिंदगी में वो 5 लोग जरूर होते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं और आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं, तो आपको उनकी फिक्र करनी चाहिए और उनका सोचना चाहिए कि उनको कैसा फील होता है जब आप कुछ करते हैं। बाकी दुनिया वाले जो सोचें सोचने दो, आप बस उनको इम्पोर्टेंस दो जो आपको इम्पोर्टेंट समझते हैं। ऐसे ही कई सारी बातें हैं जो आपने फिल्म की कहानी सुनते हुए समझी होंगी और अगर हम इन सभी बातों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो बुरा नहीं है, बल्कि काफी सुधार हो सकता है। कायरा ने आखिर में जग को अपनी दिल की बात बताई, पर जग ने उसकी फीलिंग्स को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि उसे समझाया कि कब अपनी फीलिंग्स को रोकना सही होता है। हालांकि जग को भी कायरा पसंद आ गई थी, लेकिन बात यहाँ ये है कि कायरा सिर्फ उस जग को जानती थी जिससे वो अपनी बातें शेयर करती थी और वो सोल्यूशन देता और समझाता था। वो कभी उस जग से मिली ही नहीं जो वो रियल में है। जग का डिवोर्स हो चुका था और उसका बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है उसके पास भी खुद की अपनी प्रॉब्लम्स रहती होंगी, पर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करना उसका काम था। इसलिए उसकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, उसे स्माइल करते हुए पॉजिटिव बातें ही करनी होती हैं। इसीलिए हो सकता है कि अगर जग हाँ कह भी देता तो शायद आगे चलकर उनका रिश्ता चल नहीं पाता, क्योंकि ऐसे ऊपर ऊपर तो सब अच्छा लगता है, पर जब हम एक दूसरे की रियल लाइफ को जानते हैं तो समझ आता है कि जितना अच्छा सब दिख रहा था उतना है नहीं। कुर्सी वाला एग्जाम्पल अगर हम ध्यान से देखें और अपने आप को कुर्सी की जगह रख के देखें तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी नजर आती है, क्योंकि हम कुर्सी नहीं बल्कि इंसान हैं जिसके अंदर कई तरह के इमोशंस होते हैं। ऐसे तो किसी को मोटिवेट करने के लिए ये एग्जाम्पल बेस्ट है, पर दूसरे की नजर से देखें तो हम अगर एक इंसान से दूसरे इंसान और फिर तीसरे पे जाते रहेंगे वो भी उसकी कमियों को देखते हुए, तो हमें कभी भी कोई इंसान सही नहीं लगेगा, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और सब में कुछ ना कुछ
कुछ खामियां जरूर होती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके आने के बाद वो इंसान अपनी वो खामी सही कर ले या फिर अपने आप को बदल ले, और अगर ऐसा वो कर रहा है तो इसका मतलब कि वाकई में वो आपके लिए फील करता है, क्योंकि आज के टाइम में किसी के लिए बदलना कोई भी नहीं चाहता, लेकिन प्यार ही है जो सब कुछ बदल देता है। तो अगर प्यार है तो एक दूसरे की खामियों को या गलतियों को समझते हुए साथ रहा जा सकता है। उस एग्जाम्पल का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बस कुर्सियां ही ट्राई करते रहो एक अच्छी कुर्सी ढूंढने के लिए और फिर बाद में अफसोस मनाओ कि सब में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम ही है। तो तब शायद पहले जो अच्छी कुर्सी मिली होगी उसे आपने छोड़ दिया एक कमी की वजह से, वही आपको याद आए और सोचें कि थोड़ा एडजस्ट कर लेते तो क्या बुरा था। अब एक्टिंग की बात करें तो यहाँ मेन कलाकार शाहरुख खान और आलिया भट्ट ही थे, तो दोनों ने ही अपने किरदारों को बहुत अच्छे से निभाया और काफी सही एक्टिंग देखने को मिलती है। और बाकी जितने भी सह कलाकार हैं उन सभी का काम बढ़िया है। ये फिल्म मैंने अब जाकर देखी और मुझे तो अच्छी लगी, लेकिन अगर आप एक्शन और मारधाड़ फिल्मों के दीवाने हैं तो ये आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि ये काफी स्लो मूवी है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पर जो लोग फिल्म इसलिए देखते हैं जिससे कुछ मैसेज मिले, हर सीन का कोई मीनिंग हो, तो ये फिल्म आपके लिए है। तो अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो ये नेटफ्लिक्स पर आपको देखने मिल जाएगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि अगर कोई कायरा के जैसे किसी समस्या से जूझ रहा हो तो आप उसे क्या कहना चाहेंगे, जिससे कि वो उन प्रॉब्लम्स को छोड़कर आगे बढ़ सके। आपके लिए ऐसा क्या है जिससे आपको बुरी चीजों को भूलकर आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलता है, हमें कमेंट करके